हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और जैसा कि आप जानते हैं इंडियन इकोनॉमी की PYQ सीरीज में हम लोग टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं वो टॉपिक है आपका सार्वजनिक वित्त और राजकोषीय नीति। इस विषय से, इस टॉपिक से आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके इंस्ट्रूमेंट हैं। देखिए, जो संपार्श्विक उधार लेन देन संबंधी उत्तरदायित्व है, ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट का साधन है जो ऋण के नियमों और शर्तों में उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इन 2003 वर्ष 2003 में भारतीय क्लियरिंग निगम लिमिटेड को यह अधिकार दिया गया। इसके द्वारा बैंकिंग, जो गैर बैंकिंग संस्थाएं थी, जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं थी, उनको तरलता सहायता प्रदान करने के लिए यह संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व आरंभ किया गया। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो लोन और मनी की लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर वाहन और मुद्रा की अदला बदली, यानी स्वाइप की बात हो रही है। स्वाइप की बात हो रही है। स्वाइप की बात हो रही है और सबसे पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात हो रही थी। तो देखिए, जो मनी मार्केट है, जो आपका वित्तीय बाजार का इंस्ट्रूमेंट है, तो वित्तीय बाजार के इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखेंगे तो आप इस बात को समझिएगा कि इसमें जो वित्तीय लिखत है, उसमें मुद्रा, जमा, ऋण प्रतिभूतियां और इसके साथ साथ जो भी ऋण और उधार है, इक्विटी है, निवेश है, जो निधियां हैं, ये सारी, बीमा, पेंशन, ये सब आ जाती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वह भी आपके जो वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है। और इसके साथ साथ जो मनी स्वाइप होता है, ठीक है, इसको भी मनी मार्केट, इसको भी हम वित्तीय लिखत का पार्ट मानते हैं। लेकिन मोटर वाहन को वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का पार्ट हम नहीं मानते। ठीक है। क्यों? क्योंकि मोटर वाहन जो है वो एक मूल्यह्रास वाली परिसंपत्ति है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन लगता है, ये मूल्यह्रास वाली परिसंपत्ति है। इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो 1 और 3 तो सही है, लेकिन मोटर वाहन सही नहीं है। इसमें आप लगाएंगे डी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार कर सकते हैं। कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार कर सकते हैं। तो ऑप्शन है बीमा कंपनियां, पेंशन निधि और खुदरा निवेशक। ठीक है। कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड करने के लिए देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को परमिट किया गया है कि वे ऐसा ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज को भी और जो आपके कॉरपोरेट बॉन्ड्स के साथ साथ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको भी। इसमें जो RRBs हैं, रिजर्व बैंक के अधिकृत कोई प्राथमिक डीलर्स हैं, ठीक है, वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे एग्जिम बैंक, नाबार्ड वगैरह, ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बीमा कंपनियां हैं वे कर सकती हैं, पेंशन निधियां भी कर सकती हैं, जो खुदरा निवेशक हैं वो भी इनमें व्यापार कर सकते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक है वह भी कर सकता है। तो बहुत सारे प्लेयर्स को ये अनुमति दी गई है कि वो कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार कर सकें। तो यहाँ पर तीनों सही हैं, तो आप इसमें 1, 2, 3 डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनसांख्यिकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास। श्रम स्तर पर अवाक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के
अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया। देखिए, ये 15वें वित्त आयोग को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है और 15वें वित्त आयोग को लेकर के जो प्रश्न है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 15वां वित्त आयोग जो है वो एनके सिंह की अध्यक्षता में बना था वर्ष 2017 में, ठीक है, और इसकी रिपोर्ट जो है 2025 तक इंप्लीमेंटेड रहेंगी, 2025 तक ये लागू रहेंगी, ठीक है। तो इसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का परसेंटेज डिसाइड किया गया था कि इस आधार पर इतना आवंटन होना चाहिए। अगर हम देखें तो क्षैतिज विचलन में आप जनसांख्यिकीय निष्पादन, वन पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, राजकोषीय कर प्रयास, ये जितने भी एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से सभी को महत्व नहीं दिया गया था, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया था जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, इसके लिए करीब 12.5% का वेटेज था, ठीक है। जनसांख्यिकीय संक्रमण प्रदर्शन के लिए 12.5% का था। आय थी एक क्राइटेरिया, आय के लिए 45% का क्राइटेरिया था। जनसंख्या एवं क्षेत्र के विकास के लिए 15% था। वन और पारिस्थितिकी के लिए 10% था, ठीक है, वन और पारिस्थितिकी के लिए 10% था और राजकोषीय प्रयासों के लिए जो ये 2.5%, इस प्रकार से पूरा विचलन किया गया था। तो अगर आप इसमें देखें तो शासन सुधार और स्थिर सरकार, इसको कोई भूमिका नहीं दी गई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किए गए थे, तो 1, 3 और 5 है, केवल 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आधार संरचना निवेश न्यासों इन्वेट्स में जमा से हुई ब्याज की आय को उनके निवेशकों में वितरित की जाती है। कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। दूसरा, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन उपयोजकों ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो ये कह रहा है कि जो इन्वेट्स है, इन्वेट्स में जो आप पैसा ब्याज से आय हो रही है उसमें टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन लाभांश में टैक्स लगेगा, ठीक है। जबकि इन्वेट्स जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इन्वेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि उसके जमा राशि में जो उसके निवेशक होते हैं उनसे ना तो लाभ पर टैक्स लिया जाता है, ना तो ब्याज पर टैक्स लिया जाता है और ना ही लाभांश पर टैक्स लिया जाता है। तो यह स्टेटमेंट तो आपका गलत है क्योंकि लाभांश भी कर योग्य नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट यह कह रहा है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन जो इन्वेट्स हैं वे ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो सरफेसाई एक्ट है उसके अंतर्गत यह स्पष्ट कहा गया है कि इन्वेट्स और रीट्स REITs इन दोनों को उधारकर्ताओं के रूप में मान्यता दी गई है और इन ट्रस्टों के ऋणदाताओं के पास पर्याप्त वैधानिक प्रवर्तन अधिकार होते हैं। इसकी अनुपस्थिति पहले एक समस्या का कारण बन रही थी इसमें इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, और बैंकरों के विश्वास में समस्या आती थी उन पर इन्वेस्ट करने में। तो इन दोनों को ऋणी के रूप में मान्यता दे दी गई है, तो यह बिल्कुल सही है, सरफेसाई एक्ट का है। इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो इसका कथन 1 गलत था, जहां पर जो प्रतिभूति पर लाभांश है वो कर योग्य लिखा हुआ था, लेकिन वो कर योग्य नहीं है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट हमने गलत माना और सेकंड स्टेटमेंट जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सही है, तो आप इसमें सी लगा दीजिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है जो ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स जो होते हैं IIBs होते हैं, उनके क्या लाभ है, ठीक है।
सरकार आईआईबीज के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा, आईआईबीज निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और तीसरा, आईआईबीज पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न में देखें तो जो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है वह पहला स्टेटमेंट यह है कि सरकार जो है वो आईआईबीज के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है, डिस्काउंट रेट होता है उसको कम कर सकती है। तो अगर आप देखिए तो सरकार आईआईबीज के माध्यम से जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स होते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जो मूल्य परिवर्तन सूचकांक से जोड़ करके जिनकी क्रय शक्ति की रक्षा की जाए वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड कहलाएंगे। ठीक है, तो जो सरकार है वो अगर चाहती है कि अपनी उधारों पर कूपन दरें कम करना तो आईआईबीज में ये संभव होता है। और इससे फायदा क्या होता है कि जो आईआईबीज की रियल वैल्यू है उस पर असर नहीं पड़ता है इन्फ्लेशन का। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, आईआईबीज निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अगर हम आईआईबीज की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें इसका जो रिटर्न होता है वो डब्ल्यूपीआई से जुड़ा होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स से जुड़ा होता है। और जो भी मुद्रास्फीति के खिलाफ समायोजन करना होता है वो इसमें समायोजित कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो निवेशक होते हैं उनके रिटर्न सुरक्षित रहते हैं, उस पर इन्फ्लेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो नकारात्मक प्रभाव है, उसके पड़ने की संभावना कम होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं जो ये कहता है आईआईबीज पर प्राप्त ब्याज और साथ साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं, तो यह गलत है। ऐसे बॉन्डों को कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाता है। इन बॉन्ड्स को निर्धारित सीमा के अतिरिक्त आयकर की दरें इन पर लगातार लागू होती हैं। तो ये कहना कि इन पर टैक्स नहीं होगा, ये गलत है। तो इससे थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में 1 और 2 सही है, आप ऑप्शन ए लगा सकते हैं जहां पर ये करेक्ट है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर अप्रत्यक्ष अंतरण चर्चित शब्द को निम्नलिखित में से किस स्थिति को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष अंतरण, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ओके, कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो। दूसरा, कोई विदेशी कंपनी जिसमें भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उसका मूल्य बढ़ने पर उसे बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। और चौथा, कोई विदेशी शेयर आंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों पर अपनी वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनडायरेक्ट ट्रांसफर, अप्रत्यक्ष अंतरण की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रत्यक्ष हस्तांतरण उन परिस्थितियों को संदर्भित कर रहा होता है जहां पर विदेशों में विदेशी संस्थाओं के पास भारत में संपत्ति होगी या शेयर होगा। ठीक है, उस संपत्ति या शेयर को विदेशी संस्थाओं के शेयरों को भारत में अंतर्निहित करने के लिए अंतर्निहित परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण के बजाय स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसी को हम अप्रत्यक्ष हस्तांतरण कहते हैं। तो जो इसमें अगर हम देखें तो विदेशी कंपनी के शेयर्स हैं या विदेशी कंपनी की संपत्तियां हैं। ठीक है, संपत्ति या शेयर्स हैं जो ऐसे शेयर हैं जो भारत में स्थित परिसंपत्तियों में अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चौथा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बैठता है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, इस शब्द को अगर हम देखें तो ये जो वर्ड है अप्रत्यक्ष अंतरण, यह अप्रत्यक्ष अंतरण शब्द का प्रयोग जो है आयकर संशोधन अधिनियम 2012 में आया है। ठीक है, वहां से ये प्रोमिनेंटली यूज हुआ। इस अधिनियम ने वास्तव में हुआ ये था कि वोडाफोन वाला जो था उन्होंने बैकडेट से अपना ट्रांसफर कर लिया था और उसी की समस्या से निपटने के लिए जो आयकर संशोधन अधिनियम 2012 लाया गया उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। ठीक है, देखिए नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना, ठीक है, अगर हम नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी जब आप लाते हैं तो उसका जो व्यय होता है उसको हम पूंजीगत व्यय ही मानते हैं। ठीक है, जैसे आपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया तो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन से या खरीदने से आपकी नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गई, लेकिन यह निवेश की जो लागत है ना, वो चूंकि लंबे समय तक ये इस्तेमाल होना है तो ये हमेशा पूंजीगत व्यय का ही हिस्सा होगी। तो अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं तो ये पूंजीगत व्यय है। दूसरा ये कह रहा है कि ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो देखिए यह स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि जो ऋण वित्तीयन है, ठीक है, जो ऋण वित्तीयन है वह तो पूंजीगत व्यय है ही है। ठीक है, लेकिन जो इक्विटी वित्त पोषण है वह भी पूंजीगत ही व्यय माना जाएगा। ठीक है, उसे हम अलग से नहीं देखते हैं, उसको भी हम पूंजीगत ही व्यय मानते हैं, राजस्व व्यय नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्विटी वित्तीयन के लिए जो ट्रांसफर है वो पूंजीगत ही हो रहा है, ऋण वित्तीयन में से ही हो रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऋण वित्तीयन और इक्विटी वित्तीयन दोनों को कंपनी के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी रसीदें होती हैं जो या तो आपकी असेट कम कर रही होती हैं या भविष्य में आपके गेन्स बढ़ा रही होती हैं। तो यहां पर यह स्टेटमेंट आपका गलत है, एर्थ का केवल 1 सही हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। ठीक है, और दूसरा, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। ठीक है, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। ठीक है, तो अब आप देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जो घरेलू वित्तीय बचत है उसमें से एक हिस्सा सरकार ऋण के तौर पर ले लेती है। तो देखिए जो भी घरेलू बचत है वो मुद्रा में, बैंक जमा में, ऋण प्रतिभूतियों में या म्यूचुअल फंड में, पेंशन फंड में, बीमा में, इस जगहों पर इन्वेस्ट होती है, छोटी बचत जमाओं में निवेश होती है। तो अगर हम देखें तो सरकार इस घरेलू बचत से एक हिस्सा ऋण के तौर पर लेती है और उससे अपने भविष्य के कामों को करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां, डेटेड सिक्योरिटीज, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। ठीक है, तो अगर हम डेटेड सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो देखिए अगर हम डेटा वाइज भी बात करें तो जो मार्च 2021 का एंड हुआ है वहां पर जो डेटेड सिक्योरिटीज की थी उसके अंतर्गत करीब जो है 71.7 लाख करोड़ रुपए की डेट पड़ी हुई थी, जो कि सार्वजनिक ऋण का लगभग 68.1% थी। तो निश्चित तौर पर जो डेटेड सिक्योरिटीज है ये बहुत बड़ा आंतरिक ऋण का घटक है। 61% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आधे से ज्यादा है ये हिस्सा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो आप सी लगा दीजिए, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा संप्रेषणीय बॉन्ड, संपरिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, वैश्विक निक्षेपागार, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआरस मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, और अनिवेशी विदेशी जमा। उपर्युक्त में से किसे या किन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है जो फॉरेन करेंसी में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जो विदेशी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, प्रत्यक्ष जो परिवर्तनीय बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड्स जो होते हैं इसका मतलब होता है किसी भारतीय कंपनी के द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किया गया बॉन्ड है और जिसके संबंध में मूलधन और ब्याज दोनों ही विदेशी मुद्रा में दिया जाएगा। तो ये निश्चित तौर पर हमारे यहाँ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सम्मिलित होंगे। दूसरा, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश जो FII है,
देखिए जो FII होता है उसमें तो केवल आपको 10% ही इन्वेस्टमेंट होता है मैक्सिमम, लेकिन कुछ FIIs के साथ उनको हम FDI में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ FIIs को FDI में कन्वर्ट करने का प्रोविजन होता है। तो ऐसे FIIs जो होंगे, जो संस्थागत निवेश होंगे, उनको हम FDI का पार्ट मानेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं, ये FDI का ही एक हिस्सा होती हैं। जो GDRs होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक भारतीय कंपनी है जिसने बाहर एक डिपॉजिटरी बैंक की तरह काम किया है और अपनी प्रतिभूतियां बेची हैं, जो कि जिसमें भारत का जो बैंक है या भारत की जो कंपनी है वो कस्टोडियन बैंक की तरह काम कर रही होगी और इसको ट्रेड कर रही होगी। ठीक है, तो जैसे DR का कारोबार आप देखें तो अमेरिका में, सिंगापुर में, लग्जमबर्ग में, लंदन में, यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। तो यह भी FDI का ही पार्ट है। लेकिन अनिवासी भारतीय जमा, सॉरी, अनिवासी विदेशी जमा जो है वो इसका पार्ट नहीं होता है। ये वास्तव में केवल लेन देन है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसलिए इसको हम पार्ट नहीं मानेंगे। तो 1, 2 और 3 को तो हम पार्ट मानेंगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का। तो इसमें A सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, है ना, या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? देखिए, मुद्रास्फीति के बारे में आपको बताया गया है कि मुद्रास्फीति 2 तरीके की होती है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। ठीक है, तो अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की बात हो रही है, तो वह निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगी? अगर विस्तारित एक्सपेंशनरी पॉलिसीज है, अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज है, जस्ट अ सेकेंड, विस्तारवादी नीतियां हैं, विस्तारित नीतियां हैं, राजकोषीय प्रोत्साहन मिल रहा है, मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी है, इन्फ्लेटेड इंडेक्सिंग वेजेस है, उच्च क्रय शक्ति है, या बढ़ती हुई ब्याज दर है। ठीक है, तो इनमें से किसके कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगी? तो देखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का तात्पर्य यह है कि डिमांड बढ़ गई है और डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ है, आपकी सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी है। तो इस वजह से क्या है कि सप्लाई कंस्ट्रेन है, डिमांड हाई है, और अब क्योंकि सप्लाई नहीं है तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो अगर विस्तारित नीतियां अपनाई गई हैं, विस्तारवादी नीतियां अपनाई गई हैं, तो सरकार क्या कर रही है? अधिक स्वतंत्र रूप से खर्च कर रही है, लोगों के पास धन आ रहा है, लोगों के पास धन आएगा तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति के तौर पर परिवर्तित होगी। तो विस्तारित नीतियां निश्चित तौर पर यह परिणाम देंगी। राजकोषीय प्रोत्साहन का मतलब है कि जो अगर हम राजकोषीय प्रोत्साहन दे रहे हैं तो घाटा और खर्च कम करने जैसे उपाय हैं इसमें, जो जनता को अधिक पैसा देते हैं, और जब जनता के पास अधिक पैसा आएगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगी। मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, देखिए, जो मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी है, इसका इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्योंकि ये तो मजदूरी के एक मुद्रास्फीति सूचकांकन इंडेक्स हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप वेजेस दे रहे हैं वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड है या नहीं है। इसका डिमांड पुल इन्फ्लेशन से लेना देना नहीं। तीसरा, लोगों की उच्च क्रय शक्ति है, तो जाहिर सी बात है उनकी डिमांड बढ़ रही होगी। डिमांड बढ़ेगी तो सेम लॉजिक, आपका सप्लाई बढ़ा नहीं है, डिमांड बढ़ चुकी है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ चुकी है, परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है, तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा। बढ़ती हुई ब्याज दर, अगर ब्याज दरें बढ़ गई हैं तो जाहिर सी बात है अब लोगों के पास मनी कंस्ट्रेन हो जाएगा, तो डिमांड नेगेटिवली इफेक्ट होगी। इस वजह से यह सही नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 सही होगा इसमें, तो आप केवल A लगाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते समय उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करती है, जिसमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी शामिल होता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख किस आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो बजट पेश करते समय फाइनेंस मिनिस्टर एक डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, उसको
वे किस ऑर्डर के अंतर्गत पेश करते हैं, किस व्यवस्था के अंतर्गत पेश करते हैं। ठीक है, तो देखिए चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, ये लॉन्ग टर्म पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है तो नहीं है। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसको परंपरा के अनुसार पेश करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना ही ये अनिवार्य है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 112 और 110 के अंतर्गत देखिए 112 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई और 112 में यह कहा गया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको राष्ट्रपति पेश करवाएंगे। तो इन दोनों में कहीं भी इसका कोई वर्णन ही नहीं किया गया है, तो यह बात तो गलत हो गई। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, अगर 113 के अनुसार क्या है कि वो संसद की प्रक्रिया का वर्णन करता है, ना कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, तो यह भी गलत है। जो एफआरबीएम एक्ट है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम है, एफआरबीएम 2003 में यह प्रावधान किया गया था कि वित्त मंत्री जो देश की वृहद आर्थिक रूपरेखा है उसके संबंध में बजट के साथ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी पेश करेंगे जिसका नाम द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होगा। तो यह एफआरबीएम एक्ट 2003 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। आप इसमें डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ क्या क्या शामिल है। ओके, प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है वो एफसीआई जो खाद्यान्नों के लिए अपने पास आर्थिक लागत लगाती है, टोटल लागत, टोटल कॉस्ट जो उसकी आ रही है, उसमें कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है प्लस जो किसानों को अगर कुछ बोनस दिया है तो वो होता है। इसके सिवा और कौन कौन सी चीजें हैं जो एफसीआई के कॉस्ट में, इकोनॉमिक कॉस्ट में शामिल होंगी। तो देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है एफसीआई के। ठीक है, पहली चीज जो केवल परिवहन लागत, केवल वो परिवहन नहीं कर रही है, स्टोरेज भी तो कर रही है। केवल ब्याज लागत नहीं, केवल ब्याज लागत भी नहीं आएगी। ठीक है, देखिए इसमें अधिग्रहण लागत, वितरण लागत, ये सब शामिल हो जाएंगी। इसके साथ साथ खरीद संबंधी लागत अगर कोई आपको रखना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप जब किसान से खरीद रहे हैं तो एमएसपी दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, प्लस आप जो कोई अगर सरकार ने कहा है बोनस देने के लिए तो वो दे रहे हैं, फिर उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अपने यहां स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रासंगिक लागत और विपणन लागत। ठीक है, विपणन लागत भी इसमें शामिल होगी और प्रासंगिक प्रभार भी शामिल होगा। तो सी इसका बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तब तक भी तो पूरी कॉस्ट नहीं निकली ना, किसान से कस्टमर तक पहुंचाना ये काम भी तो एफसीआई कर रही है ना। एफसीआई जब तक उसको वितरण नहीं करवा रही है तब तक भी वो काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी इसका बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वो कह रहा है कि अनिवासी सत्तों द्वारा की जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए, इक्वलाइजेशन लेवी समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो पहला कथन यह है कि यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है, और दूसरा यह है कि भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो ऑनलाइन विज्ञापन से, जैसे गूगल का है, जैसे फेसबुक का है, तो ये ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं दे रहे हैं जो भारतीय नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों के ऊपर जो है इक्वलाइजेशन लेवी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हिंदी में इसको कहेंगे समकरण कर। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? समकरण कर, यानी इक्वलाइजेशन लेवी लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि ये आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। ठीक है, तो नहीं, समकर लेवी जो है, जो इक्वलाइजेशन लेवी है, वो वित्त अधिनियम 2016 के अंतर्गत लगाई जा रही है।
न कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वित्त अधिनियम 2016 के अंतर्गत लगाई जा रही है, न कि आयकर अधिनियम के कारण। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये कह रहा है कि विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी सही नहीं है। ठीक है, देखिए वे पहली बात यह है कि सरकारी लेवी को जो है उसको हम टैक्स के तौर पर नहीं मानते हैं, और अपने गृह देश में वो कोई भी टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ टैक्स है वो उन्हें देना पड़ेगा, और ये अपने देश में जाके टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। तो आपको सही उत्तर चुनना है, आप डी लगाइए, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र व राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% और राज्य सरकारों के लिए 30% हो। एफआरबीएम एक्ट के बारे में है। दूसरा, राज्य सरकारों का जीडीपी का वे 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 21% घरेलू देयताएं हैं। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार का बकाया देयताएं हैं तो उसे भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट जो एफआरबीएम एक्ट है उसके अंतर्गत यह कहा गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का, ठीक है, दोनों का प्राथमिक ऋण का जो लक्ष्य है वह 60% तक होना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए अप टू 40% कहा गया और राज्य सरकारों के लिए अब तक अप टू 20% की सीमा डिसाइड की गई। तो यह स्टेटमेंट बहुत सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लक्षित कर जीडीपी अनुपात 2023 तक इसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था और यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यह कह रहा है कि राज्य सरकारों के जीडीपी में 49% की तुलना में राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 21% तक घरेलू देयताओं का लक्ष्य है। ठीक है, देखिए जो घरेलू देयताएं हैं उसमें इसका रिवर्स है कि राज्य सरकारों के पास 21% का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 49% का लक्ष्य केंद्र सरकार के लिए था। तो अगर हम देखें तो इस स्टेटमेंट में राज्य सरकार के लिए 49% लिखा हुआ है और केंद्र सरकार के लिए 21% लिखा हुआ है। इसी को आपको रिवर्स कर देना है कि राज्य सरकारों के लिए 21% और केंद्र सरकार के लिए 49% का प्रावधान किया गया है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता, वैसे यह स्टेटमेंट गलत। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए संविधान की बात हो रही है तो अनुच्छेद से जुड़ा होना चाहिए मामला, और अगर हम अनुच्छेद से जुड़े हुए मामले की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 293 के अंतर्गत प्रावधान और विशेषताएं दी गई हैं कि राज्य सरकार किस प्रकार ऋण ले सकती है। तो अगर 293 के 3 और सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 4 को पढ़ते हैं तो वो क्लियरली कहते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का पहले से ही कुछ बकाया है और वो लोन लेना चाह रहे हैं फर्दर, तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 293 का 3 और 4 सब क्लॉज में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, आप बताइए पहला और तीसरा। इस प्रकार इस चैप्टर को आज हमने शुरू किया है और आज 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न और उसके एक्सप्लेनेशन समझ आ रहे होंगे और आंसर्स आप अगर मैच करेंगे तो आपको बिल्कुल सही मिलेंगे। अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा और अगर कोई प्रश्न है तो आपने संदेह
में कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।